को वोट पड़ने जा रहा है। तो वैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा, लेकिन एक बार फिर से हमसे भी आप सुन लीजिए। तो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा, 26 अप्रैल को 89 सीटों पर, 7 मई को 94 सीटों पर, 13 मई को 96 सीटों पर और 20 मई को 49, 25 मई को 57 सीटें जाएंगी पोलिंग में और 1 जून को 57 सीटों पर वोट पड़ेगा और नतीजा आएगा 4 जून को। अब जरा यह भी बता दीजिए कौन कौन सी तारीख को किस राज्य में कौन सी सीट पर वोट पड़ने जा रहा है। बिल्कुल, हम आगे दर्शकों को बताएंगे, लेकिन 20 मई सौरभ, मुझे लगता है इस दिन जरूर सबकी नजर रहेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रायबरेली में जो वोटिंग है वो 5वें फेज में होनी है और रायबरेली को लेकर सबके मन में एक सवाल जरूर बना हुआ है कि अगर सोनिया गांधी नहीं तो फिर कौन। देखिए, 20 मई को अमेठी रायबरेली में चुनाव होना है और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं दोनों जगहों पर है, क्योंकि उम्मीद सबको यही कि अगर कांग्रेस अपनी सीट्स निकालती भी है तो सिर्फ यही 2 जगह हो सकती है जहां से कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 13 मई को बात करें तो बिहार में यहाँ कई ऐसे सीट्स है जहां पर वोटिंग हो रही है। बेगूसराय की बात करें, मुंगेर की बात करें, या इसके अलावा भी तमाम कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर वोटिंग होनी है। 7 मई को सुपौल और खगड़िया में चुनाव होना है। ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किन किन सीटों पे किन किन। 20 मई को झारखंड और उड़ीसा में चुनाव, 20 मई को झारखंड और उड़ीसा में मतदान किया जाएगा। एक ही फेज में मतदान हो रहा है शायद। 20 मई को झारखंड और उड़ीसा, ये दोनों राज्य जो है चुनाव में जा रहे हैं। 7 मई को गुजरात में इलेक्शन होगा। पूरे प्रदेश में एक ही दिन इलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट 7 मई को। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और गोवा में भी 7 तारीख को वोट पड़ेंगे। 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होने जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी 7 मई को वोट पड़ने जा रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल में 13 मई को चुनाव, अलग अलग सीटों पर। यूपी और बिहार में 7 चरणों में मतदान होना है। यूपी, बिहार, बंगाल तीनों राज्यों में 7 फेज में चुनाव होगा। 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे मध्य प्रदेश में और 26 अप्रैल को ही केरल में भी इलेक्शन होगा। बिल्कुल, और 26 अप्रैल को देखिए बिहार और यूपी में, यूपी और बिहार में 7 फेज में चुनाव होना है। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती भी इन्हीं राज्यों में होगी। बंगाल को लेकर भी हालांकि भावेश मुझे लगता है बात होनी चाहिए कि इससे पहले प्रिया एक बार प्रोफेसर साहब कुछ यूपी पे जब आप बात कर रही थी, जब तब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रहा था कि देखिए, राहुल जी कह रहे थे कि भाई कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। लोकसभा में वो ऐसा निखर करके नहीं आता, विधानसभा के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लोकसभा में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मतों का प्रतिशत का अंतर बहुत चौड़ा है और वो समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में आज के दिन में जो है वो कंपेंसेट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो है ये चुनाव जो होगा वो एक तरफा ही होगा, भीड़ आ जाएगी। एक देखिए, सोशल कोएलिशन जो है, इससे बढ़िया सोशल कोएलिशन नहीं हो सकता था समाजवादी पार्टी के लिए कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, तब भी वो पिट जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने सामाजिक समीकरण के सारे जो पुरानी प्रचलित मान्यताएं थी उसको ध्वस्त कर दिया है और ये चीज़ें आपको बिहार में उतना देखने को नहीं मिलेगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। राम मंदिर, हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी, योगी, ये इतना बड़ा फैक्टर है कि समाजवादी पार्टी का जाति नहीं चलती। मैं आपको बता रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे, व्यक्तिगत बातचीत में कहा यार कौन अपना समूचा पैसा बर्बाद करने जाए, कमाई हुई पैसा बर्बाद करने का कोई तुक नहीं बनता है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर है। ये एक राहुल जी ने बात कई बार उस पर देवेंद्र से जवाब एक इसमें ऐड करूंगा। आजमगढ़ में क्या होगा, आपको गुड्डू जमाली जिसने 2,66,000 वोट पिछली बार काटे थे, वो सपा के साथ आ जाएंगे तो आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? तो हम भी कह रहे हैं आजमगढ़ बीजेपी हार रही है। इसी तरह से जहां जो ग्राउंड पोजीशन है वही बता रहे हैं। हमारा सर्वे कह रहा है आजमगढ़ समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखिए, रामपुर का इलेक्शन जो कि इसलिए हारा गया था क्योंकि बीएसपी ने वहां पे मुस्लिम वोट काटा था और बीएसपी, अगर मैं कह रहा हूं कांग्रेस और सपा का कोई
पीछे से इन सब का कोई वो हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? अभी कोई इसीलिए मैं अरेंजमेंट बोल- नहीं है ना? अभी नहीं है। अभी मैं इसीलिए बोल बीएसपी रहा हूं- अलग लड़ रही है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं अभी कि के हिसाब अगर से हो जाता रामपुर तो बीजेपी ऐसा जीत हो। रही है। हाँ, अभी के हिसाब से तो रामपुर जीत- बीजेपी जीत बिल्कुल रही है। जीत लेकिन आपने जो बात कही है उसका देवेंद्र उसका जवाब दे सकते हैं कि सब कुछ अगर इतना आसान है, केक वॉक जैसा दिखाई दे रहा है यूपी के अंदर, नहीं, जहां मोदी योगी राम मंदिर के नाम पर ही वोट सौरभ जी, पड़ना एक है छोटा सा और विपक्ष के टिप्पणी हाथ करूं? में कुछ नहीं है, तो क्यों टिकट नहीं डिसाइड कर पाई बीजेपी अभी तक 24 सीटों पर? देवेंद्र। सौरभ जी, अरे सौरभ, ये बहुत विचित्र सा तर्क हो जाएगा और एकदम मुझे लगता है कि तथ्य से कोसों दूर होगा। जैसे इस लिहाज से आप समझ लें कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने यूपी के अपने कैंडिडेट एक ही बार में 51 अनाउंस कर दिए हों। दूसरी चीज़ आप देखिए कि ग्राउंड के हिसाब से गाजियाबाद की सीट, मेरठ की सीट, कानपुर की सीट, देवरिया की सीट, ये सारी सीटें अगर अभी रोक के रखी गई हैं तो क्या इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी को कोई डर है, बीजेपी को हार का खतरा है? ये वैसी सीटें हैं सौरभ, और इनमें से मैं आपको कई सारे नाम अभी गिना दूँ। वैसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आसानी से जीतेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप सिर्फ इस लिहाज से कैंडिडेट्स के चयन में थोड़ा वक्त लेते हैं ताकि आपको अपोजिशन से कोई खतरा हो, बल्कि अपने पार्टी के इंटरनल ढांचे में अगर आपको ये लगता है कि किसी नए कैंडिडेट को आगे करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि सत्यदेव पचौरी हैं कानपुर में, वहां पर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और बीजेपी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है, इसलिए उस सीट को रोक कर रखा गया है। जबकि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा, 4 जून को आप देखेंगे कि कानपुर में बीजेपी जीत रही है। गाजियाबाद की बात कर लें तो गाजियाबाद में वीके सिंह के मंत्री के तौर पर कामकाज बहुत अच्छा रहा है, स्थानीय संगठन के साथ उनका तालमेल बेहतर नहीं रहा है, तो ऐसे में बीजेपी उस सीट को बदलने के पर विचार कर रही है कि किसी नए कैंडिडेट को क्या दिया जा सकता है। अन्यथा बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होता, गाजियाबाद का रिजल्ट आपको समझ में आएगा 4 जून को। मेरठ में आपको यही स्थिति नजर आएगी। देवरिया में रमापति त्रिपाठी, उम्र लगभग 72 साल के आसपास है, वहां पर बीजेपी किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है, वहां भी बीजेपी की एकदम से सेफ सीट है। बलिया की बात कर लें, बीजेपी की एकदम सेफ सीट है, अभी भी उसको रोक कर रखा गया है। तो अधिकांश वैसी सीटें जहां पर बीजेपी को कैंडिडेट्स बदलना है, उनको रोक कर रखा गया है। दूसरी चीज, जैसे कैसरगंज की बात कर लें, ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो एक पेचीदा मामला था कि देना है कि नहीं देना है, इसलिए आप होल्ड करके रखे ठीक हैं। है। वरुण गांधी की अगर बात करें तो वो एक पेचीदा मामला है कि आपको उनको क्या करना है, वो होल्ड करके रखे हैं। अन्यथा यूपी को लेके कोई कंसर्न जैसी बात सौरभ बिल्कुल भी नहीं है। आपने नाम ले ही लिया है तो हम लोग बाद में तो इस पर बात करते हैं, तो अभी आप बता दीजिए देवेंद्र, वरुण गांधी को लेकर पार्टी